वेलकम स्टूडेंट्स। कल आपको मैंने बताया था ब्लीचिंग एक्शन, और कल एक क्वेश्चन मैंने बोला था कि ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन, ओजोन एंड SO2। क्या आप ये बताइएगा कि जो हमारा ब्लीचिंग एक्शन होता है क्लोरीन और ओजोन के द्वारा वो परमानेंट है, लेकिन SO2 के द्वारा होता है तो हमारा टेम्पोरेरी होता है। ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि अगर हम क्लोरीन लेते हैं या SO2 लेते हैं, सॉरी ओजोन लेते हैं, तो वो रिएक्शन करके क्या बनाती है? नेसेंट ऑक्सीजन देती हैं। क्योंकि क्लोरीन को वाटर में जब डिजोल्व करेंगे तो नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट करेगी, और ओजोन को भी डालेंगे तो ये भी नेसेंट ऑक्सीजन देती है। जब इन दोनों के अंदर हम कोई कलर्ड मटेरियल को डिप करते हैं, हमने कोई कलर्ड सब्सटेंस ले लिया, मान लिया हमने कोई क्लोथ ले लिया, या हमने मान लीजिए कोई पल्प लिया, उसको हमने क्या करा? इनके अंदर डाल दिया, ओजोन के अंदर या क्लोरीन के अंदर, तो उनका कलर क्या होगा? परमानेंट डिसअपियर हो जाएगा। यानी परमानेंट क्या होंगे? डिसअपियर। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन का है। जो ब्लीचिंग होता है बाय क्लोरीन या ओजोन, दैट इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस के कारण होता है। सपोज कीजिए, मान लिया आपने क्लोथ लिया, उसको आपने क्लोरीन में या ओजोन के अंदर आपने उसको डिप कर दिया, उसके बाद में उसका कलर क्या वहां से निकल गया। जब आप उसको ड्राई करने के लिए डाल देंगे एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर से और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा वो, तो जो थोड़ा बहुत कलर रहेगा वो भी क्या होगा? वहां से डिसअपियर हो जाएगा। तो इसका मतलब कलर क्या हुआ? परमानेंट उड़ गया। इसको परमानेंट बोलते हैं। और अगर हम बात करते हैं SO2 की, तो SO2 में क्या होगा? अगर हम SO2 लेते हैं तो SO2 हमारी क्या करती है? SO2 वाटर से रिएक्शन करके H2SO4 और नेसेंट हाइड्रोजन बनाती है। जब नेसेंट हाइड्रोजन बनेगा तो वहां से क्या होगा? जब हम कपड़े को या क्लॉथ को डिप करेंगे तो वहां पर हाइड्रोजन के कारण उसका कलर क्या होता है? देखिए, नेसेंट ऑक्सीजन ब्लीचिंग एजेंट का काम करती है, और नेसेंट हाइड्रोजन भी ब्लीचिंग एजेंट का काम करती है। तो जब हम इसको इसमें डिप करेंगे, तो जब तक हम उसको डिप करके रखेंगे तब तक तो कलर क्या होगा हमारा? तब तक तो कलर हमारा डिसअपियर दिखाई देगा। लेकिन जैसे हम क्या करेंगे? उसको निकालेंगे, निकाल के एटमॉस्फेयर में डालेंगे, तो फिर वो क्या करेगा? एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन पे गेन कर लेता है। ऑक्सीजन गेन करने के कारण जो कलर फिर क्या होगा? फिर रिस्टोर हो जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन, सॉरी, ब्लीचिंग एक्शन बाय ओजोन as well as chlorine is permanent, but bleaching by SO2 is temporary। तो इसके द्वारा ब्लीचिंग जो होता है वो टेम्पोरेरी होता है। अब इसके बाद बात आती है आपकी, इसमें जब ज्यादा नहीं रहा, सिलेबस में आपका काफी प्रॉपर्टी उन्होंने निकाल दी है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ SO2 क्या होता है? ये आयरन पायराइट होता है। जब आयरन पायराइट की हम रिएक्शन कराते हैं एयर के साथ में, जलाते हैं उसको, तो आयरन ऑक्साइड बनता है और 8SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड बन जाती है। इसी तरीके से जब हम सल्फर को बर्न करते हैं तो क्या होता है? SO2 बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड हमारी एक सफोकेटिंग गैस होती है, ठीक है, यानी सफोकेशन होता है। अब कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में, बताइए CO2 के अलावा कौन सी गैस है जो ऐसा ही एक्शन दिखाती है जैसा CO2 दिखाती है? आपने पढ़ा होगा CO2 के बारे में कि जब हम CO2 को लाइम वाटर से पास करते हैं, तो लाइम वाटर से पास करने पर वहां पर क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, और कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण क्या होता है? कलर हमारा उसका मिल्की कलर हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या कलरलेस है, कौन? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन जब हम उसमें SO2 पास करते हैं तो क्या बनाता है? वो कैल्शियम सल्फाइड बनाता है। जब कैल्शियम सल्फाइड बनेगी तो वहां पर क्या होगा? वहां पर आपका ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो जैसे आपका काम करती है कौन? जैसे काम करती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर में CO2 पास करते हैं तो क्या बन जाता है? COC3 बनता है प्लस HO बनता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसे यहाँ क्या बनता है? कैल्शियम सल्फाइड बनता है, ठीक है। तो जैसे इसका व्हाइट कलर होता है, ऐसे ही क्या होगा? व्हाइट कलर हमारा कैल्शियम सल्फाइड का हो जाएगा। तो ये केवल किसके द्वारा होता है? SO2 के द्वारा। तो जो करेक्टरिस्टिक्स लाइम वाटर के साथ CO2 की है, वही करेक्टरिस्टिक्स लाइम वाटर के साथ आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस की होती है।
तो इस तरीके से हमारा क्या है, आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो कलर को डिसअपियर कर देती है। दूसरी बात, अगर हम इसको डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर तो सल्फर डाइऑक्साइड H2O से रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, H2SO3। ये आपने पढ़ा है, H2SO3 मैंने कल बताया था, स्ट्रक्चर बताई थी, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, डाइथाइनिक एसिड वगैरह क्या होते हैं, वो बाकी रिएक्शन मैंने आपको यहाँ दिखाई। अब बात आती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है हमारी, वो काहे का काम करती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, यानी वो क्या बनाती है, SO2 Cl2 बना देती है। इसी तरह से SO2 रिएक्शन करके कायम कन्वर्ट हो जाती है SO3 में। तो ये इसके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। तो मैंने बताया बार बार आपको, काफी सिलेबस में से निकल चुका है। तो अब बात आती है हमारी स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगी जी। देखो यहां पर अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ SO2, तो क्या होगा, कभी ये पूछ लेता, बताइएगा कि जो सारे बॉन्ड होते हैं SO2 में बराबर होते हैं, क्यों। तो यहां आपने सल्फर बनाया, एक ऑक्सीजन आप यहां बनाइए, एक ऑक्सीजन यहां बनाइए, 1 2 3 4 5 एंड 6। सिमिलरली आप यहां ले लेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी तरह से 1 यहां लेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब अगर मैं यहां से क्या करता हूं, इनकी बॉन्डिंग दिखाता हूं आपको, तो क्या होगा, 1 एंड 2, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे यहां पर आ गए, बॉन्ड बना लिया, ये पूरा इलेक्ट्रॉन पे इसने दे दिया इसको, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, ये हो जाएगी S डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे क्या होगा, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये स्ट्रक्चर है हमारी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर होता क्या, एक्चुअली रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस के कारण ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, और यहाँ आपका रेजोनेंस हो जाता है। तो आप बताएंगे जो SO2 होती है वो क्या दिखाती है, रेजोनेंस हाइब्रिड दिखाती है। रेजोनेंस हाइब्रिड का मतलब क्या है कि एक स्ट्रक्चर तो हमने ली थी, एक स्ट्रक्चर और लेते हैं। मान लीजिए एक स्ट्रक्चर हम ऐसे ले लें, यहाँ पर S लोन पे इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हुआ हमारा, और यहाँ क्या हुआ, डबल। ये कहते हैं ना ये स्ट्रक्चर होगी ना स्ट्रक्चर होगी। स्ट्रक्चर कौन सी होती है, ये वाली होती है। तो आपसे पूछेगा, बताइए कि सारे जो बॉन्ड होते हैं SO2 में सब बराबर होते हैं, तो आप बताएंगे सिंस इन SO2 resonance take place due to which all bond in SO2 become equal। इसीलिए SO2 में सारे बॉन्ड क्या होते हैं हमारे, इक्वल हो जाते हैं। तो ये आपकी स्ट्रक्चर ऑफ SO2 है। अब पूछता है इसके यूजेस क्या होते हैं। यूजेस में आप जानते हैं, पहली बात तो ये अभी आपको बताया, ये आपका ब्लीच करने काम आती है। किसके लिए, ब्लीच ऑफ सल्फर, ब्लीच ऑफ शुगर। जब हम चीनी लेते हैं तो चीनी को हम सल्फर डाइऑक्साइड से क्या करते हैं, ब्लीच करते हैं, उसका रंग काफी वाइट हो जाता है। उसके बाद SO2 काम आती है हमारी H2SO4 बनाने में। जो हमारा पहले H2SO4 सिलेबस से निकल गया, पहले H2SO4 था, तो वहां पर SO2 से हम क्या करते थे, SO3 बनाते थे, SO3 से हम क्या करते थे, H2SO4 बनाते थे। जैसे ये इसके यूजेस हैं, क्या यूज होगा, यूजेस ऑफ SO2। नंबर 1, एज ब्लीचिंग एजेंट फॉर सल्फर, सॉरी फॉर शुगर, शुगर के लिए। नंबर 2, इन प्रिपरेशन ऑफ H2SO4, क्या करते हैं, H2SO4 को बनाने काम आता है। कैसे बनाने काम आएगा, मान लीजिए आपने SO2 लिया था, उससे रिएक्शन करी हाफ O2 के साथ, क्या बनाया था, SO3, वैनेडियम पेंटॉक्साइड की प्रेजेंस में। फिर ये जो SO3 होता है, फिर ये एब्जॉर्ब किया जाता है H2SO4 में। तो यहां से क्या बनता है, H2S2O7, इसको ओलियम बोलते हैं। कल आपको बताया था ओलियम क्या होता है।
ओलियम के बाद यानी जो हमारा H2S2O7 है, ये ओलियम कहलाता है। इसकी हमने फिर रिएक्शन करा दी वाटर के साथ, तो क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्शन कराने में बनाएगा H2SO4। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, इसका दूसरा एप्लीकेशन जो है वो H2SO4 बनाने में। उसके बाद ये हमारा क्या है, यूज किया जाता है लेबोरेटरी रीजेंट के रूप में भी, हम इसको लेबोरेटरी रीजेंट के रूप में भी यूज करते हैं। तो ये हमारे क्या हो गई, ये हमारी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं सल्फर डाइऑक्साइड की। तो इस तरीके से ये हमारा हुआ आपका ग्रुप 16 की बात, ये आपने पढ़ी ग्रुप 16। ठीक है बेटा। अब उसके बाद बात आती है आपकी ग्रुप 16 के बाद, इसमें बाकी तो कुछ रहा नहीं है। ऑक्साइड पढ़ा देता है आपको, हाइड्राइड पढ़ा देते, हैलाइड पढ़ा दिए, उसके बाद आपको सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ा दिया, और ओजोन भी आपको कल करा देता। इसके बाद आता है आपका, बस इसमें तो आपका ग्रुप 16 में तो केवल यही आते हैं, बाकी और क्वेश्चंस मैंने कल आपको बता दिए थे। अब इसके बाद आपकी बात आती है जी ग्रुप 15 की। तो किसकी बात करेंगे हम, अब हम बात करते हैं आपका ग्रुप 15। देखो भाई, अगर हम बात करते हैं ग्रुप 15, ग्रुप 15 में क्या आता है, यानी 7 और 8, 15, 18, 33, 51 एंड 83। तो अगर हम इसका कॉन्फिगर लिखते हैं तो यहां पर क्या आएगा, 1s2, 2s2, उसके बाद 2p3, यहां आएगा 3s2, 3p3, 4s2, 4p3, 5s2, 5p3 एंड 6s2, 6p3। ठीक है, तो हम जानते हैं ग्रुप 15 में कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, दीज आर द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15। अब इनका अगर हम वैलेंसी शेल कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो वैलेंसी शेल कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, दे हैव जनरल वैलेंसी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ NS2। क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा उनका, NS2 का। इट मींस दे हैव NS2 NP3 वैलेंसी शेल कॉन्फ़िगरेशन। उनका जो वैलेंसी शेल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS2 NP3 होता है, जिसके कारण वो क्या करते हैं आपका -3 से लेकर के +5 तक, यानी ऑक्सीजन स्टेट जो होंगी -3 टू +5 तक, +5 तक ऑक्सीजन स्टेट होती है ग्रुप 15 एलिमेंट्स की। अब यहां पर बात आती है, क्वेश्चन आता है कि बताइएगा कि नाइट्रोजन हमारी डायटोमिक है और गैस है, और फास्फोरस हमारा टेट्राटोमिक है और सॉलिड है। तो क्या क्वेश्चन है आपका कि बताइए वाई, ये सब रीजनिंग क्वेश्चन है, वाई नाइट्रोजन इज गैस एंड डायटोमिक, गैस होती है और साथ साथ डायटोमिक होती है, बट फास्फोरस इज टेट्राएटोमिक एंड सॉलिड। टेट्राएटोमिक होगी और सॉलिड होगी, ऐसा क्यों, ठीक है। तो देखो, अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन में, तो नाइट्रोजन का अगर कॉन्फिगर लिखते हैं तो यहां पर क्या होगा, ऐसे बॉन्ड बनाते हैं हम नाइट्रोजन में, इलेक्ट्रॉन पेयर यहां, ये यहां पर है, इसका भी 2p ऑर्बिटल, इसका भी 2p ऑर्बिटल,
ठीक है, तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगी हमारी, N2 की फॉर्म में रहती है। फिर वही वाली बात आएगी, जहां भी p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, पर्टिकुलर क्या पर ये 2p क्यों, क्योंकि आप बताएंगे द साइज ऑफ नाइट्रोजन इज स्मॉलर देन phosphorus but have high electronegativity as compared to phosphorus। तो नाइट्रोजन में छोटा साइज होगा, एनामोल्स बिहेवियर आया, स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू विच इन नाइट्रोजन p pi बॉन्डिंग टेक प्लेस। क्या बताएंगे, सिंस नाइट्रोजन हैव स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू विच p pi bonding take place in nitrogen। On the other hand, phosphorus have large size and low electronegativity, due to which no p pi bonding take place in phosphorus। Therefore, phosphorus is tetraatomic and solid। सिंपल आंसर है। कल भी मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन का और सल्फर का, इसी तरह से नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात होगी। अगर मैं फास्फोरस की स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो फास्फोरस की स्ट्रक्चर ऐसे बनती है, ऐसे 60 डिग्री का एंगल होता है, एक फास्फोरस यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो आप देख रहे हैं हर फास्फोरस जो है टेट्राहेड्रल, 3 दूसरे फास्फोरस से जुड़े होती है, जिस कारण क्या होता है, P4 स्ट्रक्चर बनाती है, इसको बोलते हैं P4। और ये क्या हमारी सॉलिड है और टेट्राएटॉमिक है। तो आंसर मैंने अभी बता दिया दोनों केस में। तो आप बोलेंगे सिंस इन नाइट्रोजन p pi बॉन्डिंग टेक प्लेस, बट नो सच p pi बॉन्डिंग टेक प्लेस इन फास्फोरस ड्यू टू large size and low electronegativity, therefore each phosphorus atom tetrahedrally attached with 3 phosphorus atom, so it is solid and tetraatomic। इसलिए क्या है, सॉलिड है और टेट्राएटॉमिक है। अब आगे बात आती है कि बताइएगा जो हमारा नाइट्रोजन है वो लीस्ट रिएक्टिव है। नाइट्रोजन क्या होता है हमारा, एक तरह से अनरिएक्टिव मान लीजिएगा, बट फास्फोरस हाईली रिएक्टिव। फास्फोरस क्या है, हाईली रिएक्टिव है, नाइट्रोजन क्या हमारा लीस्ट रिएक्टिव। ऐसा क्यों, तो आप बताओगे जो आपका नाइट्रोजन का साइज है बड़ा छोटा है, छोटा होने के कारण नाइट्रो नाइट्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कंपेयर टू फास्फोरस फास्फोरस बॉन्ड। तो क्या है अगला क्वेश्चन आपका, ये भी रीजनिंग क्वेश्चन है, वाई नाइट्रोजन इज स्टेबल बट phosphorus is highly reactive। लेकिन फास्फोरस क्या होती है हमारी, हाईली रिएक्टिव होती है, ऐसा क्यों। ठीक है जी, तो आप बताएंगे सिंस नाइट्रोजन हैव स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू विच नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड आर हाईली स्टेबल as compared to phosphorus phosphorus bond, therefore nitrogen is stable but phosphorus is reactive। तो क्या लिखेंगे आंसर इसका, लिखेंगे सिंस नाइट्रोजन हैव small size and high electronegativity as compared to the phosphorus, because as phosphorus, therefore so N bond are more stable than PP bond। सो अब आप आंसर लिख देंगे, सो नाइट्रोजन स्टेबल बट फास्फोरस इज हाईली रिएक्टिव। इसलिए क्या होगी, नाइट्रोजन हमारी स्टेबल होगी, फास्फोरस हमारी हाईली रिएक्टिव होती है। अगला क्वेश्चन आता है, ये सब रीजनिंग क्वेश्चन है, वाई व्हाइट फास्फोरस
is more reactive than red, which is more reactive than black। ऐसा क्यों होता है? क्या बताइएगा? नाइट्रोजन के हमारे तीन आइसोटॉप्स होते, तीन आपके एलोट्रॉप्स होते हैं। एलोट्रॉप्स क्या होता है? द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन टू और मोर डिफरेंट फॉर्म हैविंग different properties is known as allotropes and this phenomenon known as allotropy। तो अगर आप फास्फोरस की बात करते हैं तो एक फास्फोरस हम क्या लेते हैं? व्हाइट। तो ये फास्फोरस हमारी व्हाइट वाली होती है, ऐसे बनाते हैं इसको। बॉन्ड एंगल कितना? 60 डिग्री। ये तो हमारी कौन सी हो गई? व्हाइट P4। दूसरी होती है हमारी रेड। रेड की स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाते हैं। एक फास्फोरस यहां, एक यहां। यहां लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यहां पर होगा। ये बॉन्ड पीछे से बनाएगी इस तरह से, यहां पर पी, ये आगे बॉन्ड बनाएगी ऐसे। फिर पी ऐसे। इसको बोलते हैं आपका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। तो ये हमारी व्हाइट और ये क्या हमारी रेड। उसके बाद आती है हमारी ब्लैक। ब्लैक फास्फोरस में क्या होगा? देखो ब्लैक फास्फोरस की स्ट्रक्चर ऐसे होती है, जैसे आपने ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर देखी है। यानी यहाँ पी, यहाँ पी, यहाँ पी, हर जगह फास्फोरिक जो होता है। ये हमारी क्या कहलाती है? ये हमारी होती है ब्लैक, और ये होती है लेयर्ड स्ट्रक्चर। तो समझिए अब जरा क्या मतलब है। वो आपसे बोलते हैं बताइएगा ऐसा क्यों होता है कि व्हाइट फास्फोरस इज मोर एक्टिव देन रेड फास्फोरस विच इज मोर एक्टिव देन ब्लैक फास्फोरस। तो देखिए पहले अगर हम बात करते हैं व्हाइट फास्फोरस की, तो व्हाइट फास्फोरस में 4 फास्फोर एटम आपको दिखाई दे रहे हैं। हर फास्फोर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 तो क्या करता है अपना शेयरिंग कर लेता है 3 दूसरे फास्फोर एटम से, और एक क्या होता है उसके पास, यानी हर फास्फोरस एटम की, और ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूल है। और इसमें क्या है? 4 फास्फोरस एटम है, चारों पे क्या है? लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है। आपको पहले बताया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया था कि जहां पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, वो क्या होता है? रिएक्टिव ज्यादा होता है। तो आप बताएंगे सिंस phosphorus is discrete molecule and have bond angle of 60 degree। bond angle कितना होता है? 60 डिग्री, due to which it have highly strain। पढ़ा था आपने 11th के अंदर आपका लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्सन। जब यह बॉन्ड एंगल हमारा 60 डिग्री, बॉन्ड एंगल खुलना चाहेगा, और इसलिए इसे क्या करेंगे, जब भी हम एयर वगैरह कांटेक्ट में रखेंगे तो तुरंत इसमें आग लग जाती है। तो आप बोलेंगे सिंस इन व्हाइट फास्फोरस each phosphor atom contain lone pair electron, so it have high electron density, but red phosphorus have polymeric structure in which only 2 phosphorus contain lone pair electron on each unit, while black phosphorus have layered structure
in which no phosphorus atom have lone pair of electron. Therefore, white phosphorus is highly reactive as compared to red, which is more reactive than black. तो देखो, जब भी आपका बॉन्ड वहां इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होगा तो रिएक्शन क्या होगी, आगे नहीं होती है। तो ये हमारी क्या है, व्हाइट फास्फोरस है, ये हमारी रेड फास्फोरस है, और ये क्या हमारी ब्लैक फास्फोरस है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, रेड, ब्लैक और व्हाइट के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारी फास्फोरस की स्ट्रक्चर होती है। अब अगर हम, जैसे आपने देखा होगा मैच बॉक्स जो होते हैं आपके, उसमें क्या होता है, एक में तो हमारी जो उसकी स्टिक निकलती है उन पर ब्लैक कलर का वो लगा होता है, फास्फोरस, उसमें फास्फोरस होता है। एक अच्छी क्वालिटी के आप मैच बॉक्स लाओगे तो उसके ऊपर क्या होगा, रेड कलर की आपका स्टिक हो, उसमें जो टिप होगी उनकी रेड कलर की होगी। यानी जो रेड कलर वाली होती है वो इजीली आप उनको जलाते हो तो इजीली जल जाती है माचिस। लेकिन जो ब्लैक वाली होती है वो इजीली नहीं जलती, वो बहुत सी बार क्या होती हैं, इधर उधर भाग जाएगी, तो फटक जाएगी। तो उसमें भी क्या करते हैं, ये ब्लैक फास्फोरस क्यों है, कम रिएक्टिव है, इससे इसमें जल्दी आग नहीं लगती। इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा फ्रिक्शन लगा दो तुरंत आग लग जाएगी, इसमें फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है। तो अब आपसे पूछते हैं, बताइएगा कि वाई व्हाइट फास्फोरस कैच फायर ऑन एक्सपोज टू एयर। आप ये बताइएगा, जब हम व्हाइट फास्फोरस को एयर के अंदर रखते हैं तो वो आग क्यों पकड़ लेता है। तो क्या बात आ गई, वाई व्हाइट फास्फोरस कैच फायर ऑन एयर ऑन एक्सपोज ऑफ एयर। ठीक है, देखो जी क्या होगा, जब आप फास्फोरस को रखोगे तो ये ऑक्सीजन पकड़ लेगी एटमॉस्फेयर से, बिना कुछ करे क्या होगा, P4O10 बन जाएगा। ठीक है, और P410 बनते क्या होगा, इग्निशन, जल जाएगा, इग्नाइट हो जाता है। तो आप बोलोगे, सिंस व्हाइट फास्फोरस इज हाईली रिएक्टिव, देयरफॉर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एयर इट कैच फायर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो क्या करेगा, ये फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाएगा और इसके अंदर क्या होगी, आग लग जाएगी। तो ये एक तरह से एनामोलस बिहेवियर हो गए आपके नाइट्रोजन के और फास्फोरस के, जिसके कारण वहां पर क्या होता है, उसके अंदर आपका आग वगैरह लग जाती है। तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को बताते हैं। तो जैसे मैंने क्वेश्चन बताया कि बताइए, एक स्टेबल है, एक रिएक्टिव है, बता देंगे कारण हुआ हमारा। दूसरा पूछेगा कि बताओ, एक गैस है हमारी, एक डायटोमिक है, दूसरा सॉलिड है और टेट्राटोमिक है, ये कारण मैंने आपको बता दिया। तीसरा पूछेगा, बताइए व्हाइट फास्फोरस मोर रिएक्टिव देन ब्लैक विच इज मोर रिएक्टिव देन रेड, वो कारण मैंने आपको बताया। उसके बाद पूछते हैं कि बताइए, जब फास्फोरस को हम क्या करते हैं, एयर के अंदर रखते हैं तो एक्सपोज, मतलब उसके अंदर आग लग जाती है, क्यों, तो आप क्योंकि देखो यहाँ बॉन्ड एंगल क्या 60 डिग्री का है, हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव होने के कारण ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाती है, और पेंटाऑक्साइड बनाने के कारण यहाँ क्या होगा, आपकी आग लग जाएगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो रिलेटेड थे आपके किससे, एनामोलस बिहेवियर से। अब हम आगे बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं हर ग्रुप के बारे में, उसके हाइड्राइड, उसके हैलाइड और उसके ऑक्साइड। तो अब हम यहां लेते हैं हाइड्राइड ऑफ ग्रुप, यानी हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15। जो ग्रुप 15 वाले एलिमेंट होते हैं उनके हाइड्राइड्स क्या होंगे। ठीक है, तो देखो हम बोलेंगे, जो ग्रुप 15 वाले एलिमेंट होते हैं वो हाइड्राइड बनाते हैं MH3 टाइप के, यानी दे फॉर्म हाइड्राइड ऑफ टाइप MH3। कैसे हाइड्राइड बनाएंगे, MH3 के, जहां M क्या है, M का मतलब होता है ग्रुप 15 एलिमेंट, ये MH3 टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे क्या करेंगे हम, आप जानते हैं NH3,
PH3, ASH3, SBH3, BiH3, ये क्या हुए हमारे हाइड्राइड हो गए। किसके? ग्रुप 15 एलिमेंट, ये हाइड्राइड है हमारे NH3, PH3, ASH3, SBH3, BiH3। अब क्वेश्चन आता है कि बताइए वाई NH3 इज लिक्विड बट PH3 is a gas at room temperature। अगर आप रूम टेम्परेचर लेते हैं तो क्या होगा, ये क्वेश्चन आ गया इसका कि PH3 तो हमारी क्या होती है, गैस होती है, जबकि NH3 क्या होती है, लिक्विड। ऐसा क्यों? ठीक है, तो देखो भाई, जब भी मैंने बताया था कोई लिक्विड और गैस का मतलब मसला है, अगर बात आती है हमारी सॉलिड और गैस का मतलब, तो वहां पी पाई बॉन्डिंग की बात आती है। लेकिन अगर बात आए हमारी लिक्विड और गैस की बात, तो वहां क्या होगा हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप क्या जानते हैं, आप अमोनिया को ऐसे लिखते हैं NH, ये H यहां पर, और आपने एक H आपने यहां बना दिया, एक H यहां बना दिया। इसी तरह से आप क्या करेंगे, दूसरी नाइट्रोजन बना देंगे, फिर यहां पर एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, ऐसे बना दिया। फिर आप बनाएंगे ऐसे, NH, यहां H, यहां H। तो स्ट्रक्चर होती है हमारी। अब होता क्या है, यहां पर इनके बीच ऐसे डॉटेड लाइन आपको दिखाई देंगी, इसी तरीके से यहां पीछे डॉट लाइन दिखाई देंगे, इसी तरीके से यहां एक डॉटेड लाइन दिखाई देंगे, इसी तरह से ये डॉट लाइन आगे बढ़ते चल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है आपके, ये आपके होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। लिख देता हूं मैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, जब ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण यहां पर क्या होगा, बताया था मैंने आपको, हाइड्रोजन क्या करती है, बॉन्ड बनाती है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड किससे बनाती है, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, फ्लोरीन हुआ, 3 एटम होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। इन तीन के साथ क्या करेगी, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण मॉलिक्यूल क्या होंगे, एसोसिएट हो जाते हैं। जब मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाएंगे तो काय में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो हमारे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर बात करते हैं PH3 की, तो PH3 के अंदर कोई इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होने के कारण जो PH3 है वो हमारी गैस होगी और NH3 क्या होती है, हमारी लिक्विड होती है। तो आप बता दोगे, सिंस nitrogen have small size and high electronegativity as compared to phosphorus, therefore strong intermolecular hydrogen bond are formed in NH3 which is absent in PH3। जो क्या होते हैं हमारे PH3 में absent होते हैं due to low electronegativity and high size of phosphorus as compared to nitrogen। Therefore NH3 exists as associated molecule, so it is a liquid but PH3 is a gas। इसीलिए जो आपका NH3 होगा वो क्या होगा, वो एक आपका लिक्विड होता है और PH3 क्या होता है, हमारा गैस होता है। तो इस तरह आप बता सकते हैं कि NH3 हमारी लिक्विड और PH3 क्या हमारी गैस है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, क्या है जी, वो आपसे बोलेंगे, बताइए क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, वाई NH3 एक्ट एज लिगेंड्स। आपको पढ़ाया था कि NH3 जो होता है वो लिगेंड्स की तरह काम क्यों करता है। जब मैंने आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बताए थे, जैसे मान लीजिए मैं कंपाउंड आपको बता रहा हूं सॉलिड, उसमें आपका कौन सी कंपाउंड में, मान लीजिए हमारे कंपाउंड हुआ CrNH3 6 और Cl3। अब अगर इसका मैं नाम लिख देता हूं तो क्या नाम होगा इसका, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा हमारा हेक्सा अमाइन
और क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं जो ये आपका साइड वाला है ये सेंटर एटम कहलाता है, ये आपके लिगेंड्स कहलाते हैं, काउंटर आयंस कहलाते हैं। तो अब देखो इन्होंने कहा एक इसमें आपका लिगेंड्स की तरह काम क्यों कर रहा है, तो आप बताएंगे चूंकि अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये आपके ब्रॉन्स्टेड बेस होते हैं, और ब्रॉन्स्टेड बेस होने के कारण ये डोनर एटम का काम करते हैं। डोनर एटम का काम करने के कारण क्या होंगे, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे, इसलिए ये लिगेंड्स कहलाते हैं। तो आप बताएंगे सिंस इन NH3 नाइट्रोजन कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू विच इट फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड with central matter atom and act as donor atom। donor atom का काम करते हैं, so they are regarded as ligands, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, इसलिए उनको हम ligands बोलते हैं। थैंक यू बेटा, बाकी आपको कल बताएंगे।